अच्छा जी, यहाँ पे हम इसका लास्ट टॉपिक है अभी। अच्छा, आवाज़ आ रही है? मुझे ज़रा बता दें। आवाज़ आ रही है बट आई सजेस्ट थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़े पार्टिसिपेंट्स हो जाएं, अभी तक 4 ही हैं। ओके। अच्छा, टाइम का मुझे बता दें क्या अभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे टैक्स आ रहे होते हैं टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ज़्यादा आप लोग इस चीज़ पे एग्री हैं कि 4 o'clock कर देते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो कुछ का जॉब का भी इशू आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने जॉब वगैरह की वजह से जो है ना वो उनका डिले हो जाता है, क्योंकि 5 और 6 बजे उन्होंने वापस आना होता है जॉब से। और सेकंड जो है, अगर आपकी जो ये मीटिंग है ये उसके ऊपर अवेलेबल होती है क्या कहते हैं, आपकी गूगल क्लासरूम के ऊपर। अच्छा, हम इसके ऊपर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोलराइजेशन का। तो ये इसका 9th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसको हम फिर वाइंड अप कर देंगे 9th चैप्टर को। और पोलराइजेशन में सिर्फ आपने 2 बातें याद रखनी है। पहली बात ये होती है कि जो लाइट के पार्टिकल होते हैं उसको डिटेक्ट हम किसके फिनोमेना के थ्रू करते हैं। ये एक एमसीक्यूज आया था ई कैट के अंदर, उसका आंसर ये था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है प्रिंसिपल, उसके थ्रू जो है ना हम लाइट के जो पार्टिकल हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था इस थ्योरी के अंदर से। और सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि जो लाइट वेव है उसकी हम नेचर कैसे मेजर करते हैं, उसकी नेचर जो है हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो वो हम पोलराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, वो हम इस मेथड से करते हैं। ठीक है। तो एक और जो है इसमें सारी थ्योरी के अंदर जो बात उसने की हुई है कि हम पोलराइजेशन जो है वो किन मेथड्स के थ्रू करते हैं, तो वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। उसमें जो पहला मेथड होता है वो होता है ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन के थ्रू हम कर रहे होते हैं। ये साइड पे जो है ये जो गिवन है इसको आप देख लीजिएगा सारा, इसके अंदर वो सारा दिया हुआ है कि ऑप्टिकल रोटेशन के थ्रू वो हम किस तरह से करते हैं। और जो सेकंड इसका जो मेथड होता है वो थ्रू क्रिस्टल होता है, एक्टिव क्रिस्टल जिससे आप कहते हैं। तो ये आप आ सकते हैं कि फ्रॉम विच प्रोसेस वी कैन डू और अप्लाई आवर पोलराइजेशन। तो आप उसमें ऑप्टिकल रोटेशन और क्रिस्टल, ये 2 बातें याद रखिएगा। बाकी जितना भी है वो सारा आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास अगेन टाइम हो तो आप उसको पढ़िएगा, अदरवाइज आप सबको स्किप कर सकते हैं। बाकी जी इस चैप्टर के अंदर यही है, इसके अंदर आपने और कुछ भी नहीं करना। समरी को बस आप एक नज़र देख लीजिएगा लास्ट में उसने क्या दिया हुआ है। और समरी के अंदर जो फार्मूला है वो स्पेशली देख लीजिएगा कि फार्मूला उसने किस तरह से दिए हैं। अगर हम इसके फार्मूला उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जाएं तो न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के आपने सबसे ज़्यादा करने हैं। अच्छा, मैं न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ कि किसके चैप्टर से न्यूमेरिकल आते होते हैं। आपका 4th चैप्टर है जिसके अंदर से न्यूमेरिकल आते हैं। 4th चैप्टर यानी कि आपका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर है, तो यहाँ से आपके पास एक न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। और आपका 5th चैप्टर है फर्स्ट ईयर की जो है फिजिक्स। 5th चैप्टर में से आपके न्यूमेरिकल आते हैं, यानी कि आपके डब्ल्यू की वैल्यू पूछ लेता है, ओमेगा मतलब पूछ लेता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह पूछ लेता है। और आपका जो नेक्स्ट है वो 8th चैप्टर है। 8th चैप्टर में वो मैंने पीछे अभी बताया था कि वेलोसिटी वगैरह स्पीड पूछ लेता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये आपका फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए। और उसके बाद आपका एक और पॉइंट था 9th चैप्टर जो है, इसका न्यूमेरिकल्स आना चाहिए जो अभी हम देखने लगे। और इस चैप्टर के अंदर आपने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करना है, क्योंकि इसमें आपका चांस ज़्यादा आने का, न्यूमेरिकल्स आने का। आपने इसमें पहला जो है न्यूमेरिकल वो नहीं करना है। अच्छा, इसके फिलिंग इन द ब्लैंक जो है ना वो देख लीजिएगा। ये ओनली चैप्टर है जिसकी फिलिंग इन द ब्लैंक है, बाकी किसी चैप्टर की नहीं है। अच्छा, जिसके अंदर सबसे पहला जो है न्यूमेरिकल वो, अच्छा आपने 9.2 करना है, 9.1 जो है वो आपने छोड़ देना है। अच्छा, उसने कैलकुलेट वेवलेंथ किया हुआ है, तो यहाँ पे वेवलेंथ का फॉर्मूला लगेगा जो कि लैम्डा इज इक्वल टू डी डेल बाय एम एल है। ये कहाँ से निकाला गया? ये वहाँ से निकाला जहाँ से हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट की थी। वाई इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय डी होता है। यानी यहाँ पे जो फ्रिंजेस वगैरह को हमने बात की थी और उसकी वेवलेंथ की बात की थी, ये वहाँ से उसने फार्मूला उसका निकाला है। तो यहाँ पे उसने अगर वेवलेंथ का पूछे तो वेवलेंथ के लिए अभी इस फार्मूला का लगा सकते हैं। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो यहाँ पे सारी उसकी क्वांटिटीज, डिस्टेंस और स्पिट वगैरह दिया हुआ है। उस फार्मूला के थ्रू आपके पास उसकी वेवलेंथ 600 mm आ जाएगी। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट उसने उसने पूछा हुआ है स्प्लिट सप्रेशन पूछा हुआ है, स्प्लिट सप्रेशन। तो स्प्लिट सप्रेशन जो है उसका होता है डी साइन थीटा
इज इक्वल टू एम एल, जो कि आई थिंक इसने मेंशन भी किया था। तो यहाँ से डी जो है वो फाइंड आप कैसे कर सकते हैं, साइन जो जाके इन्वर्स हो जाएगा एम लेमडा बाय, आई थिंक इतना ही होगा, साइन इन्वर्स उधर जाके हो जाएगा। यहाँ आई थिंक मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे बता दें ज़रा। इन डबल सेपरेट एक्सपेरिमेंट में सेकंड मैक्सिमम ऑर्डर लैम्डा आपके पास ये है, वेवलेंथ आपके पास ये है। मुझे अगर कोई गाइड कर दें कि ये ठीक है, यहाँ पे यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, आप ठीक कर रहे थे। नहीं यहाँ पे यही लगना है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ओके एम ठीक है, सेकंड ऑर्डर है ना, तो एम टू पुट हो जाएगा और डी जी इसी जी तरफ है। बिल्कुल ठीक है। ये एम सेकंड ऑर्डर है, तो यहाँ पे इसके थ्रू पुट करेंगे। यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ और लैम्डा दोनों की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। साइन थीटा की और वैल्यू पुट कर देंगे, बाद उसी साइड लेके जाने। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसके बाद जो थर्ड है, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। यहाँ पे उसने नंबर ऑफ लाइंस पूछा है, तो इसका लाइंस का मतलब आपने हमेशा याद रखना है कि ये कैपिटल एम है, कैपिटल एन है सॉरी। और बाकी इसने हमारे पास एंगल भी दिया हुआ है 38 डिग्री के ऊपर है, और बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा उसने पूछा हुआ है डिटरमाइन द वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ हमने यहाँ ऊपर भी फार्मूला पढ़ा है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो डी होता है वो इज इक्वल टू 1/n के इक्वल होता है। ये डी इज इक्वल टू 1/n के इक्वल, ये आपने याद रखना है। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि लैम्डा हमारे पास होगा डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। एन यहाँ पे हमारे पास जो है 5400 है, तो इसका हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ 570 इसकी आ जाएगी। सिर्फ फार्मूला देखने हैं इसमें, और कुछ भी नहीं देखना आपको। उसके बाद आपने करना है 9.6 करना है, ये भी सिंपल था, इसमें भी वही सेम फार्मूला लगेगा जो मैंने अभी बताया आपको, लैम्डा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन ये लगेगा। इसमें यहाँ पे एन उसने दिया हुआ है और साइन थीटा की वैल्यू उसने डिग्री का दिया हुआ है कि 15 डिग्री है। उसको आप पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से उसका फार्मूला निकल आएगा, वेवलेंथ उसकी फाइंड हो जाएगी। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट 9.7 है, वो भी सेम फार्मूला आपने लगाना है इसके ऊपर, लेकिन उसने यहाँ पे आपने एक जो चीज़ की है, उसने ऑर्डर पूछा है। ऑर्डर का मतलब ये है कि उसने एन पूछा है, तो वो एन आपने फाइंड किया करना हो यहाँ से, तो एन यहाँ पे चला जाएगा इसका सिंपल। तो एन होगा एन इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे राइटिंग में थोड़ा सा मसला आ रहा है, साइन थीटा ओवर एन लैम्डा। यहाँ पे उसने 9 आपकी लाइंस भी दी हुई हैं 3000, उसने लैम्डा भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप ऑर्डर उसका फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है, सिर्फ उसको चेंज कर करके वो पूछ रहे हैं और कुछ नहीं है। और उसका 9.7 उसमें अगेन उसने सेम कुछ चीज़ पूछी है 9.8 में, कि आपने लाइंस फाइंड करनी है। लाइंस का मतलब ये है कि आपने कैपिटल एन फाइंड करना है, जो कि अगेन वही फार्मूला आपका लगेगा, अगेन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन लैम्डा। तो ये सेम फार्मूला जो बार बार यूज़ हो रहा है, तो ये बार बार यूज़ होने का मतलब ये है कि ये काफ़ी इसके चांसेस है इसके आने के। जो इससे नेक्स्ट है उसमें भी सेम यही फार्मूला यूज़ हो रहा है, लेकिन उसमें ये चीज़ है जो कि मैंने आपको बताया था डिफ्रेक्शन का, यहाँ पे वो बात कर रहा है एक्सरे की। तो एक्सरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2D यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी कि 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ठीक है। तो ये सिंपल से सिर्फ 2 का डिफरेंस आ रहा है, बाकी सारा फार्मूला उसका सेम है। तो यहाँ से आपने जो है इसकी स्पेसिंग फाइंड करनी है, यानी कि स्प्लिट सेपरेशन फाइंड करनी है, जो कि डी जिसको हम कहते हैं, जो उसकी यहाँ पे 0.326 आ रही है। बाकी जितने भी नेक्स्ट आपके आ रहे हैं वो आपके एक ही है वैसे, 9 नहीं है और कुछ भी इसमें नहीं है। वो आपकी मर्जी है, करना है तो कर लें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, कोई कर रहा है? ठीक है। अच्छा जी 10th चैप्टर जो है उसमें आपने ज़्यादा नहीं करना है। 10th चैप्टर है बहुत, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में वो कहते हैं कि 10th और 11th चैप्टर आप स्किप कर दें, क्योंकि वो कहते हैं कि इसके अंदर से ई-कैट के में से इसमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने इसको लाजमी करना है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि 2-3 चीज़ें सिर्फ हैं, ज़्यादा नहीं है। एक तो इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। उसका अभी आपने ये इसमें सारा ना उसने प्रूफ दिया हुआ है बेसिकली, कि मैग्नीफिकेशन जो है वो किस तरह से प्रूव होती है। तो वो आपने सारा जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें सारी आपने छोड़ दी, सिर्फ उसके फार्मूला जो है एक है मेन, वो आपने याद रखना है।
वो यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फ़ा। अच्छा, यहाँ पे जो m क्या है, ये हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ठीक है, और बीटा यहाँ पे आपके पास गिवन है, और यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा गिवन है। तो ये सिर्फ आपने इसका याद रखना है सिर्फ, और बाकी जितना भी ऊपर वाला कंसेप्ट है आप उसको रिव्यू कर लें, अगर आपका दिल करे, अगर नहीं आपने करना है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, बाकी आपने इसमें नहीं करना है। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपने याद रखने वाली बात है, अच्छा आपने m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फ़ा कर लिया, अगर वो बात करें कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस है, बिल्कुल फोकस्ड है, तो फोकस के केस में आपने मैग्नीफिकेशन को कैसे काउंट करना है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस होगा तो उसका फॉर्मूला ये यूज़ होगा 1 + d/f, ठीक है। तो अगर आपका जो लेंस है वो फोकस ना हो तो फिर आप फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, p/q, m आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूला बस आपने याद रखनी है, ये जो है आपके लिए फोकस के लिए यूज़ होता है, तो ये आपके लिए जो है वो, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका फोकस नहीं है तो ये आपका तब यूज़ होगा, बाकी जितना भी आपकी थ्योरेटिकल चीज़ें आप उसको छोड़ सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, स्कोप है, इसको अगेन इसको भी छोड़ सकते हैं, इसमें सारे डेरिवेशन वगैरह हैं वो आप छोड़ दें इसको। एस्ट्रोनॉमिकल जो है ना वो टेलीस्कोप है, इसके अंदर भी सिर्फ एक फार्मूला है, वो भी आपने याद रखना है कि टेलीस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है उसको हम किसके थ्रू काउंट करते हैं, तो उसका ये फार्मूला है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सिर्फ आपने ये फार्मूला याद रखना है कि अगर वो टेलीस्कोप के केस में न्यूमेरिकल में ये पूछ लें कि आपका जो ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ इतना गिवन है और आई का फोकल लेंथ इतना है, तो उसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो कितनी होगी, उसके लिए ये फार्मूला पूछेगा। या सेकंड वो ये पूछ सकता है कि इसकी ऑब्जेक्ट की जो है किसी टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन जो है वो इतनी है एंगुलर, और पावर उसकी इतनी है, तो उसका ऑब्जेक्ट भी गिवन होगा, तो उसका पूछेगा कि कितना आई पीस उसका चाहिए होगा फोकल लेंथ का, उसके लिए फिर आप इसको एम जो है डिवाइड में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और आपका ये फोकल लेंथ तो उसमें नोमिनेटर में आ जाएगा, बाकी जितना भी है उसमें आप छोड़ दें। और इसमें जो नेक्स्ट एक मेन टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ लाइट का, चैप्टर 10th चैप्टर में। स्पेक्ट्रोमीटर भी आप ना करें, ये भी हम प्रैक्टिकल के केस में हम करते हैं इसमें, ये टर्न टेबल टेलीस्कोप वगैरह सारा छोड़ दें इसको। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट में आपने इसका ना सिर्फ एक फार्मूला गिवन होता है यहाँ पे सी का, ये वाला जो है स्पीड ऑफ लाइट का सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, ये पूछ लेता होता है कि स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करें, तो इसकी बेसिकली ये यहाँ पे दी भी होती है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में इतनी होती है, उसको हम राउंड ऑफ करें तो इतनी यहाँ पे आ जाती है। तो अगर वो अपने लिहाज से पूछ लेता है फ्रीक्वेंसी वगैरह को गिवन करके, तो फिर आप स्पीड ऑफ लाइट को जो है वो इस फार्मूला के थ्रू करेंगे, तो आपने इसमें सिर्फ फार्मूला ही याद रखने हैं और बेशक आप सब छोड़ दें। और इसमें इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक्स का आपने यूज़ देखना है कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो हमारे पास कम्युनिकेशन और इंटरनेट वगैरह को यूजेज होता है, जो इंटरनेट केबल्स होती हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स की बनी होती हैं बेसिक। तो इसमें आपने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट लेना है कि इसमें किस तरह से फाइबर ऑप्टिक काम करता है, बेशक सिर्फ वन टाइम आप रीड कर लें और बस आप आपने एक दफ़ा पढ़ना ही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का बस देख लीजिएगा इस चैप्टर के अंदर, एक रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या करता है, बाकी बस इस चैप्टर में इतना ही है। फ्री ऑप्टिक्स प्रिंसिपल ये सारा छोड़ दें, इसमें वही इंटरनल रिफ्लेक्शन और वो दिया हुआ है, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, उसके मैंने यूज़ बताए यहाँ पे, यूज़ वही बताया आपको इंटरनेट वगैरह केबल्स के कम्युनिकेशन वगैरह के, तो वो आपने अगर पढ़ने हुए तो पढ़ लीजिएगा, अगर आपने छोड़ने हुए तो आप छोड़ सकते हैं, वो सारी डिबेट है, थ्योरी यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, सिग्नल ट्रांसमिशन, ये भी सारा वही थ्योरी है कि अगर सिग्नल ट्रांसमिट होता है यहाँ से वहाँ तक तो उसके अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स यूज़ होंगे, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे वो आने लगे, तो ये भी अगेन आपके ऊपर है, अगर आपके पास टाइम मिले तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है, लॉसेस ऑफ पावर ये भी डिबेट दी हुई है, लॉसेस ऑफ पावर वो भी अगर आपने करना हो तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। अच्छा, इसके जो हैं न्यूमेरिकल्स वो कौन से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास चैप्टर 10 है, ये चैप्टर 9 है, सॉरी, अच्छा ये हमारे पास चैप्टर 10 है, चैप्टर 9 है शायद, चैप्टर 9 है। अच्छा, इसके जो है ना न्यूमेरिकल्स वो बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें भी सेम जिस तरह लास्ट चैप्टर में एक दो फार्मूलाज यूज़ हो रहे थे, इसमें भी फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें बेशक आप जो है ना वो न्यूमेरिकल्स बेशक आप ना करें, इसमें ना सिर्फ एक सॉरी इसमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल आपने करना है, 10.2 जो है
ये यहाँ पे गिवन है। टेम्पर ट्यूब में आपने जो मैग्नीफिकेशन उसने पूछा हुआ है यहाँ पे, जो मैं अभी पूछ रहा था ना कि वो डिफरेंट एंगल से चेंज कर सकता है। अगर टेलीस्कोप उसने यहाँ पे बात की है कि टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन आप काउंट करें, तो हमें पता है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, तो उसका ये फार्मूला सिर्फ यहाँ पे लगना है। इस फार्मूला के थ्रू आप उसकी फाइंड करेंगे मैग्नीफिकेशन। तो अगर उसने यहाँ पे इसके अलावा कोई और तो नहीं दिया हुआ, हाँ जी बस इसका ये दिया हुआ, तो उसने आपने इसमें ये फार्मूला याद रखना है। बाकी यार जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सारे छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, यहाँ पे एंगुलर मैग्नीफिकेशन अगेन दिया हुआ है, तो सारा यही फार्मूलाज है, जो एम का फार्मूला वो यूज़ हो रहा है, बाकी आप इसको सारे छोड़ दें। अच्छा, इसका लास्ट चैप्टर है हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। अगेन ये लोग काफ़ी लोग इसके चैप्टर छोड़ देते होते हैं, लेकिन इसमें भी एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि इसमें काइनेटिक का थोड़ा सा कंसेप्ट है। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही आपको? 10th चैप्टर क्या हुआ? आ रही है सर। नाजिया जफर क्या कह रही हैं आप? वो 10th चैप्टर? आपने शायद कह दिया था कि वो आपने शायद 9th चैप्टर कहा था पिछले चैप्टर को, तो वो बाकी करेक्शन कर रहे थे कि 10th ओके ओके, चैप्टर ठीक है ठीक है। करिए ऑन करें। वो 10th चैप्टर है। अच्छा, जो मैं आपको दो चीज़ें बता दूं, जो भी आपको मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो मैंने बताए हैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो मैंने डिस्कस आपने फेलो से किया था जो प्यास में है, जो कि जिन्होंने जो जॉब वहाँ पे एमएस कर रहे हैं, और दूसरा मैंने ई कैट के जो है इंस्ट्रक्टर वहाँ उनसे डिस्कस किया था। उन्होंने जो जो मुझे टॉपिक्स बताए हैं उन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा है। और जो उन्होंने लास्ट जो उन्होंने अपना सजेशन दिया है कि अगर आप सारा कर लेते हैं, आपकी प्यास की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाती है बिफोर एग्जाम, बिफोर 1 वीक ऑफ एग्जाम, तो फिर आप इन सब सारे टॉपिक्स जो मैंने कहा है कि आप छोड़ दें, फिर आप उनको एक सिर्फ नज़र देख लीजिएगा कि उसमें वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। अदरवाइज आप उसको बेशक स्किप कर सकते हैं, उसमें आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। और दूसरा आपने माइंड में ये रखना है कि जो एफएससी का फिजिक्स है उसमें सेकंड ईयर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर की कम इंपॉर्टेंट है। और 20 इसमें एमसीक्यूज आपके पास होते हैं। 20 का मतलब यह है कि अगर हम इसकी इक्वल डिवीजन भी करें तो 10 एमसीक्यूज आपके फर्स्ट चैप्टर में से आएंगे, फर्स्ट के ऐसे आएंगे, और 10 ही आपके सेकंड में से आएंगे। तो इस तरह से आप इसकी डिवीजन करके तो अपनी तैयारी जो है ना वो स्मार्ट प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। अच्छा जी, 11 चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके अंदर हमने काइनेटिक थ्योरी की बात करनी है। और काइनेटिक थ्योरी के अंदर जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट बात उसने कही है कि जो हीट होती है वो हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में होती है, यानी कि हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हमारे पास फ्लो होती है हमारे पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होती है, जो हमारी हीट होती है। सिर्फ एक ये बात है, ये सिर्फ जेनेरिक जनरल बात है, ये सबको ही पता है। और इसका एक ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, अगर आपने स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक फार्मूला यहाँ पे प्रेशर का, वो आपने करना है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका। ये जितने भी डेरिवेशन यहाँ पे दी हुई है 11.3 की, और जितनी भी डेरिवेशन है, डेरिवेशन हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आती होती है, तो इसको आपने नहीं करना। आपने मेन इसका फार्मूला करना है, जो कि फार्मूला इसका है पी एक्स इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई वी एक्स। अच्छा, इसके जो एरोज हैं ये यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, ये इसका आपको पता होना चाहिए। कोई बता सकता है वैसे क्या इसके एरो क्या शो कर रहे हैं? अगर किसी को पता है तो। तो जी मेन जी, मेन वैल्यू है ना, हाँ एवरेज, मेन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। एवरेज कह लें या मीन वैल्यू है जो वो कह लें। बेसिकली ये वेलोसिटी की जो है वो एवरेज वैल्यू है। और यहाँ पे जो आपके पास एक और उसमें फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे गिवन होगा, उसको भी आपने देखना है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, आपका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी की, वो भी अगेन एवरेज है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये आपकी लीनियर नहीं है, ये ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी है। सिर्फ आपने ये याद रखनी है। बाकी आपने जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये याद रखनी है कि आपका जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता जाता है, यानी कि। और दूसरा आपने इसमें रखना है कि पी वी जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, बस इसमें ये दो बातें हैं, बाकी जितना भी थ्योरी और डेरिवेशन है वो आप सारा स्किप कर दें। और इंटरप्रेशन ऑफ टेम्परेचर ये भी बेशक आप स्किप कर दें, ये भी नहीं करने वाला। बॉयज लॉ, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का है कंसेप्ट, वो करना है सिर्फ। बाकी पिछला अगर आपने देखना हो एक नज़र देख लीजिएगा। अच्छा, इंटरनल एनर्जी इसमें क्या कहता है, इसमें आपने बेसिक कंसेप्ट करना है कि हमारा जो मॉलिक्यूल, इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेसिकली, हमारे पास ये कुछ मॉलिक्यूल्स है,
या अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन वगैरह गिवन है किसी प्लेट के अंदर, इलेक्ट्रो अनोड या कैथोड की प्लेट के ऊपर। तो अगर उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी होगी तो तभी वो इलेक्ट्रोड या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे, या मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो अगर उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो वो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे। उसकी एग्जांपल वो यहाँ पे दे रहा है। अगर यहाँ पे इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है तो उनकी रोटेशन भी होगी, उनकी वाइब्रेशन भी होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। अगर उनकी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यानी कि इंटरनल एनर्जी नहीं है, तो वो मूव नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ही कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो इसने उस सारी जो है इस डिस्कशन के अंदर यही बात की थी। तो इस सारी बातों के अंदर से वो सिर्फ एक पॉइंट उठा के कैट में क्वेश्चन आया हुआ था उसने, तो इस पॉइंट इसलिए मैंने ये सारा टॉपिक पढ़ा है कि जो आपकी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी इटसेल्फ जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट्स वाई जो है वो उनका वर्क डन जो है वो प्रिंसिपल एक्ट कर रहा होता है। बाकी इसमें और कुछ नहीं करना। वर्क और हीट इसमें भी सारा थ्योरेटिकल चीज़ें, इसमें सिर्फ एक फार्मूला है वो आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, वर्क इज इक्वल टू पी डेल वी। अच्छा, इसमें जो है ये यहाँ पे अगेन रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है डेल वी की, तो इसका आपको पता होना चाहिए। और इसमें और तो नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, वर्क अगर डन बाय सिस्टम हो रहा हो, ये किसी को पता है कि वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा हो तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वर्क? आई थिंक बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा और ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा। ठीक है, ये एक इसमें एमसीक्यू आया हुआ था ये नहीं कैट के सॉरी, अंदर। उल्टा बता दिया, मुझे याद आ गया। ऑन द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव है और बाय द सिस्टम नेगेटिव है। जी जी बाय बिल्कुल। द सिस्टम एक्सपेंशन है तो इसमें डेल्टा वी नेगेटिव हो जाता है। डेल्टा भी नेगेटिव हो जाता है, और बिल्कुल सही है। हाँ, ये बेसिकली ऑन द क्वेश्चन सिस्टम जो है क्वेश्चन ये आया हुआ था कि ए बॉडी जो है मूव कर रही है तो उसका जो वर्क डन होगा उसके अगेंस्ट में वो सिस्टम के पॉजिटिव में आ रहा होगा या नेगेटिव में आ रहा होगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा हो तो वो पॉजिटिव होता है, तो अगर ऑन द सिस्टम हो रहा हो तो वो उसका वर्क डन नेगेटिव आ जाता है। बाकी ये इसमें एक ग्राफ है जिसको हम पीवी ग्राफ भी कहते हैं, कि प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट में दिया हुआ है। तो इसका प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट में वो कहता है कि वर्क डन अंडर द प्रेशर वॉल्यूम कर्व वो क्या होगा हमारे पास। तो वो आपको पता होना चाहिए, एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमारे पास वर्क डन होता है, तो उसका वर्क डन आपका होगा प्रेशर वॉल्यूम वॉल्यूम ग्राफ के अंदर। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, अच्छा एक और अपने मेन इंपॉर्टेंट था कि हमें पता है कि क्लोज जो हमारा लूप होता है उसमें वर्क डन हमारा जीरो होता है। ये एक हमने पीछे वर्क जो हमने वर्क वाला चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो हमारा क्लोज पाथ है, ये भी क्लोज पाथ है, क्लोज रीजन है, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीरो होता नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क डन जो है वो जीरो, ये अपनी इसमें एक बात याद रखनी है। इसमें ये भी क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि वर्क डन जो है पीवी के ग्राफ के अंदर वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या जीरो होता है, किस तरह से होता है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बल्कि मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ। हमारे पास अगर डेल वी जो है वो ज़ीरो हो तो हमारे पास वर्क डन ज़ीरो होगा या नहीं होगा, ये मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये भी अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्क डन जो होता है वो पी रेट ऑफ चेंज ऑफ वी के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट हो या डेल वी की वैल्यू या वो ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास वर्क डन जो है वो ज़ीरो होता है। ऊपर जो उसने थ्योरी दी हुई थी उसमें थोड़ा सा ये मेंशन बात की हुई थी, तो दैट्स वाई ये मैंने आपको बात बताई। अच्छा जी, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने फार्मूला याद रखना है, बाकी सारा स्किप कर देना। ये फार्मूला आपने याद रखना है, जिसमें ये क्यू जो है आपके पास हीट है, और जो ये डेल यू जो है ये आपके पास एनर्जी है, और ये जो डब्ल्यू आपके पास आ रहा है ये वर्क है। ठीक है, तो अगर आपके पास एनर्जी ज़ीरो हो जाए तो आपका जो हीट है वो वर्क डन के इक्वल हो जाती है। ये सिंपल से एक बात है। तो ये आपने ये सिर्फ ये फार्मूला आपने याद रखना है, बाकी सारा इसमें छोड़ देना है। और इसका न्यूमेरिकल आता होता है बेसिकली, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस है ये टॉपिक, और उसमें थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई चीज़ें नहीं आती। अच्छा जी, इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करें इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस की। अच्छा, तीन टर्म्स यूज़ की जाती हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक टर्म यूज़ होती है आइसोबैरिक,
और सेकंड टर्म आपके पास होती है आइसोक्यूरिक होती है या आइसोकोरिक होती है। और थर्ड जो टर्म होती है वो आइसोथर्मल होती है। अच्छा, जो आइसोबैरिक होती है इसके अंदर आपका क्या होता है, आपका सेम प्रेशर होता है। ठीक है, ये आपका प्रेशर सेम होता है। जो आपके पास आइसोकोरिक होती है इसके अंदर आपका वॉल्यूम जो है वो सेम होता है। और जो आपके पास आइसोथर्मल होती है इसके अंदर आपका जो टी की वैल्यू है वो सेम होती है। तो ये तीन टर्म्स है ना, या जो नेक्स्ट आगे तीन टॉपिक्स आ रहे हैं उसके अंदर ये तीन टर्म्स का जो मैंने आपको बता दिया ना, यही चीज़ें यूज हो रही हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। एक एडियाबैटिक भी होता है ना, जी एक एडियाबैट भी होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। जी, वो भी मैं बताता हूँ, वो भी अभी आएगा आगे, वो उसका मैं बताता हूँ। उसमें एडियाबैटिक में बेसिकली ये कहता है कि हीट जो होती है वो ना एंटर होती है ना वो रिलीज होती है। वो बल्कि इसको आता है टॉपिक पे, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मल हो गया ये, इसके अंदर और कुछ नहीं करना है जितने भी हैं। ये मैंने क्यू इक्वल टू डब्ल्यू बताया था, अगर आपके पास एनर्जी जो है वो जीरो हो जाए तो फिर आपकी हीट है जो है वो वर्क डन केबल हो जाती है। अच्छा जी, एडियाबैटिक आपके पास आ गया यहाँ पे। ये इसका माइनस में आ रहा है, सबसे पहले तो हम इसको माइनस को डिस्कस करेंगे कि माइनस यहाँ पे क्यों आ रहा है, और उसके बाद ये ग्राफ जो है उसको देखेंगे। अच्छा, ग्राफ के हम पहले ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में वो दो कर्व्स शो कर रहा है, एक है आइसोथर्मल की और दूसरी वो शो कर रहा है एडियाबैटिक की। ठीक है, तो इसके अंदर जो आइसोथर्मल की है वो जो कर्व है ये हमारे पास पैराबोला है, और दूसरी जो है हमारे पास हाइपरबोला जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस जा रही है। तो इस ग्राफ के थ्रू वो पूछ सकता है कि इसमें से जो है हमारे पास आइसोथर्मिक थर्मल ज़्यादा होगा या फिर आइडियाबैटिक ज़्यादा होगा, कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी दोनों के अंदर, दोनों में से। तो हमें पता है कि जो अंडर द ग्राफ होता है वो बेसिकली हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही होती है। तो अंडर द जो कर्व है उसका किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, वो आ रही है आइसोथर्मल की। उसका जो आंसर है वो आइसोथर्मल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है Q0 है, तो जो मैं अभी आपको बात बताने लगा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू अगेंस्ट में, यहाँ पे हमारे पास जो Q की वैल्यू वो जीरो आ रही है, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो हमारे पास होगा एनर्जी की फॉर्म में होगा, वो नेगेटिव शो हो रहा होगा एक्सपेंशन में, क्योंकि इफ द गैस एक्सपेंड द एंड इट, वो हमारे पास जो काम हो रहा होगा वो एक्सटर्नल की फॉर्म में हो रहा होगा। अगर इसमें किसी ने कोई बात ऐड करनी है तो वो कर दें, अगर किसी को पता है तो। अभी आई थिंक हमदान बहुत बता रहे थे। जी जी, बस यही है, बाकी बातें आपने एक्सप्लेन कर दी। सिर्फ ये था इम्पोर्टेंट जो है वो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेसेस ही हैं। तो ठीक। इसमें सिर्फ और सिर्फ इन केस, इन दोनों केसेस के अंदर जो कर्व है वो इम्पोर्टेंट है, और दूसरा इनका जो इन दोनों प्रोसेसेस में फर्स्ट लॉ की कौन सी फॉर्म बनती है। तो उससे फिर कोई कर्व का अगर जो है वो क्वेश्चन आए तो फिर वो उससे जो है ना फर्स्ट लॉ से ही वो एक्सप्लेन होगा। तो बेसिकली वो पूछता, तो जो अभी तक मुझे जो लास्ट मैंने पास पेपर्स देखे थे, पास पेपर्स में उसने कर्व कर्व का पूछा हुआ था, या फिर पूछा हुआ था कि ये जो है वो क्यों जीरो नेगेटिव में आता है, इसका फिर ये क्यों इसके इक्वल है। तो एमसीक्यूज में दिया हुआ था कि इसका जो क्यू की वैल्यू जीरो होती है या फिर इसकी पी की वैल्यू जीरो होती है, तो उसका सही आंसर जो है वो क्यू है। बाकी इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसने एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं। जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसके थ्रू ही आपकी क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, उसके ही आपकी जो ब्रस्ट जो टाइप होती है, एयर फ्रॉम ब्रस्ट टायर होता है, वो भी इसी के थ्रू होती है। तो ये आप एग्जांपल देख लीजिएगा। ये मुझे नहीं लगता कि पूछेगा कि इसकी एडियाबैटिक की एग्जांपल बता दें, लेकिन अगर वो पूछ ले तो आप ये तीन एग्जांपल इसकी याद रखिएगा। ओके जी, 11.5 ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो इसमें भी सिर्फ आपने फार्मूला ही देखना है, बाकी जितनी भी इसमें चीज़ें हैं वो आपने छोड़ देनी है। डेल जो आपकी बस एनर्जी है वो सी बी, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल टी के इक्वल है, ये आपने इसमें देखना है। और इसमें बाकी जितना भी सारा आपने उसमें सारा स्किप कर देना है। उसमें फर्दर अच्छा इसकी डेरिवेशन आगे आ गई कांस्टेंट प्रेशर की और कांस्टेंट वॉल्यूम की। ठीक है, तो वो उसका रेट ऑफ चेंज पूछ सकता है कि आर जो है वो किसके इक्वल होता है, या उसका फार्मूला पूछ सकता है कि वो किसके इक्वल होता है, तो सेंटर जो कांस्टेंट पी माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल होता है। इसमें भी सिर्फ आपने सिर्फ फार्मूला याद रखना है, बाकी सारा आपने इसमें छोड़ देना है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं करना है आपने। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, तो इसके नहीं सॉरी रिवर्सिबल और इनवर्सिबल प्रोसेस भी ये बेसिक छोड़ दें। रिवर्सिबल प्रोसेस और इनवर्सिबल प्रोसेस आपको पता है कि क्या होता है, कि रिवर्सिबल जो है वो अगर सक्सेशन हो ऑफ इवेंट ब्रिंग टू द सिस्टम, अगर सिस्टम के थ्रू जा रही हो तो वो साइकिल को हम रिवर्सिबल कहते हैं।
अगर उसके दूसरे अगेंस्ट जा रही हो तो उसको हम इनरिवर्सिबल कहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। हीट इंजन जो है वो आप, ये भी सारा मैकेनिकल की टर्म्स आ गई हैं यहाँ पे, इसको भी अगर आपने एक नज़र देखना हो तो आप देख सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यहाँ पे आपने फार्मूला याद रखना है सिर्फ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू जो है वो हमारे पास डब्ल्यू होता है, वर्क डन होता है, क्योंकि क्यू जो हमारे पास होता है यहाँ पे डेल यू यानी एनर्जी और वर्क इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन आ रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू आ रहा है। तो सेकंड जो थर्म लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें बाकी सारा आपने छोड़ देना है, सिर्फ ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, कैरेट इंजन और कैरेट थ्योरम जो है, इसमें भी आपने सिर्फ एक इसकी एफिशिएंसी का है फार्मूला, वो भी मुझे इतना आइडिया नहीं कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है, लेकिन अब उसने एफिशिएंसी पूछा कि कैरेट इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, तो Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, ये इसका फार्मूला है। यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे तो आप इसका जो है ना वो क्या कहते हैं, इसकी एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगी। अच्छा जी, इसके अंदर बाकी कैरेट इंजन के अंदर उसने एक जो बात बताई हुई है मेन इंपॉर्टेंट, वो उसने आइडियल इंजन के बारे में बताई है कि आइडियल जो इंजन होता है तो उसकी क्या वैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह और उसका क्या, ये यहाँ पे उसने दिया हुआ है इसके अंदर आइडियल इंजन की प्रॉपर्टीज़ और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आइडियल जो इंजन होता है उसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक आइसोथर्मल होता है जो कि टेम्परेचर का हमने बात की थी, जिसमें टेम्परेचर आपका सेम होता है, और दूसरा आइडियाबैटिक आपका प्रोसेस होता है। तो इसमें सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, बाकी सारा इसमें आप जो है ना स्किप कर दें। अच्छा, इसने इसमें एक और बात भी बताई थी कि जो आपकी एनर्जी होती है वो कभी भी 100% नहीं होती, उसमें लॉसेस कुछ ना कुछ आपके आ ही जाते हैं। तो ये भी सारी जनरल बातें हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए, और ये आप छोड़ ये दें जो बेशक। एफिशिएंसी से मैं एक थोड़ी सी चीज़ बता दूं कि ये इसका जो टेम्परेचर वाला फार्मूला है ना, उससे क्वेश्चन आ जाता है कि एक हीट इंजन है जो ऑपरेट कर रहा है दो टेम्परेचर्स के दरमियान में, एफिशिएंसी दे दी जाती है, एक टेम्परेचर दे दिया जाता है, दूसरा जो है वो टेम्परेचर फाइंड करना होता है उसको। और कार्नट इंजन बेसिकली आइडियल हीट इंजन है, यानी कि जो 100% एफिशिएंट है। अब बाकी सारे जो हीट इंजन होते हैं वो इसी तरह ऑपरेट कर रहे होते हैं, यानी कि उसमें एडियाबैटिक कर्व भी होती है और आइसोथर्मल कर्व भी होती है, लेकिन उनकी एफिशिएंसी हमेशा 100 से कम नहीं होती है। ठीक, बस इसमें और इसमें अगर किसी ने और कोई अगर ऐड करनी हो चीज़ तो वो बता दें, हम इसमें ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज को कंक्लूड करते हैं। अच्छा, पेट्रोल इंजन की यहाँ पे इसका लास्ट टॉपिक है 11.11 का। तो इसका मैंने जहाँ तक पढ़ा था, इसमें सिर्फ दो बातें जो आपने याद रखनी है, एक इसकी एंट्रोपी है, वो आपने याद रखना है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये फोर स्ट्रोक बेसिकली या फोर साइकिल जिसे आप कहते हैं, आपका पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन, ये दो यहाँ पे इंजन बताए गए हैं। तो इन दोनों को सिर्फ आपने इसका आप बेशक इसके अंदर पढ़ लीजिएगा कि इसके जो है ना यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो इसका साइकिल होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला साइकिल होता है इनटेक होता है, दूसरा होता है वो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, जो इसका थर्ड होता है वो पावर स्ट्रोक होता है, फोर्थ इसका होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो इन चारों स्ट्रोक्स के अगेंस्ट में वो क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी वो ये पूछ सकता है कि डीजल इंजन की जो है ना वो एफिशिएंसी कितनी होती है, तो उसने यहाँ पे दी हुई है 25 to 30%। कुछ बुक्स के ऊपर उसने दिया हुआ है 35 to 40%, और कुछ पे इसने दिया हुआ है 25 to 30%, बट आप इसको 25 to 30% रखें पेट्रोल ये की। ये है पेट्रोल की, और और डीजल की इसमें 35 to 40 होती है। जी जी, तो जो डीजल की जो है वो उसने नीचे दी हुई है 35 to 40%, यानी कि यहाँ पे डीजल इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी आपके पास ज़्यादा आ रही है पेट्रोल इंजन से। और इसका जो लास्ट टॉपिक है वो आपका एंट्रोपी का है। एंट्रोपी के अंदर से आपने कोई भी नहीं याद रखनी है 1857 और सारी चीज़ें, सिर्फ आपने इसका ये फार्मूला याद रखना है कि इसने अपने फार्मूला क्या किया उन्हें। वैसे जो इसका ई कैट में एक 2018 में क्वेश्चन आया था 17 में, वो क्वेश्चन ये आया हुआ था कि इंट्रोपी का जो है वो डायमेंशन क्या होती है, तो वो जॉउल पर केल्विन होती है। सिर्फ इसका ये क्वेश्चन आया हुआ था ई कैट के अंदर। तो बाकी इसमें इंट्रोपी का फार्मूला है वो आप देख लीजिएगा, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो आप सारी इसको छोड़ दें, आप सारा ये स्किप कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसका दिया हुआ है एंट्रोपी का, ये जॉल पर केल्विन इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारा ख़त्म है, यहाँ चैप्टर फिनिश है। ये बाकी जो लास्ट है इसको छोड़ दें, इसका भी कोई यहाँ पे डिस्कशन ही है, अगर आपने पढ़ना हुआ तो आप उसको रीड कर लीजिएगा। हाँ, अच्छा जी, इसके लास्ट चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स देख लें, न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं। इसके पहले 3 न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने करने हैं। अच्छा जी, पहला न्यूमेरिकल जो है वो उसमें पूछ रहा है आपके पास कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पे स्पीड का आपने उसने एवरेज की बात की है, तो एवरेज के बाद हमने की थी कि उसमें फिर एरो साइन आएंगे।
सबसे पहली बात तो ये होगी। अच्छा, दूसरी बात उसने स्पीड की बात की, तो स्पीड में उसने हमारे पास जब जो हमारे पास फार्मूला रहेगा यहाँ पे वो 3 kT, और ये सारे आपके पास कांस्टेंट टर्म्स आ रहे होंगे डिवाइडेड बाय m, ये आपके पास फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है जी, इसके अलावा और नहीं। अच्छा, बस इसमें यही फार्मूला यूज़ होना है। आपके पास जो नेक्स्ट है ये प्रूफ है बेसिकली, तो ये प्रूफ बेशक आप छोड़ दें, ये करने वाला नहीं है ना, ये प्रूफ लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है। 11.3 आपके पास आ गया, जिसमें वो पूछ रहा है जी कि आपके पास डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम। इसमें वी की वैल्यू हमारे पास पूछी है कि वॉल्यूम आपने बताना है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के अगेंस्ट में आपने बताना है, वर्क डन के किस में बताना है। जॉल वर्क डन आ गया, यहाँ पे प्रेशर आ गया, यानी कि W/P। ये आप फार्मूला पुट करेंगे तो आपके पास जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा 8 × 10⁻⁻⁴, यानी कि आपके पास W का बेसिकली जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है प्रेशर और डेल्टा V के इक्वल होता है। ठीक है जी, बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं नेक्स्ट वो आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फार्मूले वही सेम यूज़ हो रहे हैं, तो अगर आप छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है जी, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लें, टाइम भी हमारे पास हो गया। हाँ, पहले पहले कोशिश करें कि रिवीजन करें और सारा पहले आप एक दफ़ा गो थ्रू करें, तो बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये जो मैं छोड़ने के लिए कहा, ये फिर एंड पे इसको देखी जाएगी, क्योंकि अभी टेस्ट भी थोड़े काफ़ी आगे हैं, और अभी हमें इसकी टेस्ट की कोई कंफर्म डेट भी हमें पता नहीं है अभी कि किस डेट को करते हैं, वो सितंबर में करते हैं या फिर उसमें करते हैं, क्योंकि जो नस्ट है, नस्ट ने अपना जो टेस्ट लेना है वो उसमें लेना है, अगस्त में लेना है, तो होपफुली कि प्यास भी अपना टेस्ट जो है वो अगस्त में ले ले। अच्छा, जो वीडियो है इसकी वो आपको मैं कोशिश करूँगा अभी अपलोड कर दूँ उसके ऊपर, अगर अभी अपलोड ना की तो सुबह 4 या 5 बजे मैं जो है उठ के उस टाइम मैं आपको उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, अदरवाइज़ जो है ना मिट्टी को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अच्छा, कल की वीडियो जो है ना वो हमने वहाँ पे शेयर कर दी हुई है। अच्छा, वो जो कंप्लीट नहीं थी वो हमने पार्ट रिकॉर्ड ही वहाँ से शुरू किया था, रिकॉर्डिंग उसकी शुरू वहाँ से की थी, तो उस वजह से जो है ना वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, बाकी जो हम कल सेकंड ईयर की जो फिजिक्स वो स्टार्ट करेंगे, और सेकंड ईयर की जो फिजिक्स है हमने 2 डेज़ में इंशाल्लाह ख़त्म कर देनी है, जो कि हम 5 चैप्टर्स में करेंगे सेकंड ईयर की जो फिजिक्स है। 5 चैप्टर हम करेंगे 21st को, और 5 चैप्टर उसके करेंगे 22nd को, यानी कि हम 23rd को कोशिश करेंगे कि हम मैथ के ऊपर आ जाएँ, और 25th तक जो है ना वो हमने ये जनरल पोर्शन इंशाल्लाह हम ख़त्म जो है ना अपना सारा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, बस आज के लिए इतना ही। कल अगर MCQs कर लें डिस्कस, वो आप ग्रुप में डिस्कस कर लें, अगर आपको लगता है कि अगर पास पेपर के MCQs अगर डिस्कस करने हैं इस फर्स्ट ईयर के चैप्टर के, तो हम इसके बल्कि बेहतर बल्कि बेस्ट होगा, आपके पास एक वेबसाइट है ग्रीक MCQs के नाम पे, ये बेसिकली FSA के रिलेटेड है, तो वो वहाँ से हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है जी, बस आज के लिए इतना ही है, बाकी हम इसको फर्दर हम कल करेंगे डिस्कस।